प्रखर के प्लान में दम था और वो जानवी की बातों से साफ पता चल गया था। सच कहूं तो मुझे प्रखर के प्लान में कोई फ्लॉज नजर नहीं आ रहे हैं। अभी के लिए वो एकदम परफेक्ट है। मैं कॉपरेशन के लिए तैयार हूँ। मुझे थोड़ा समय दो, मैं कॉल करके आती हूँ। 10 मिनट के अंदर अंदर जानवी के मन के सारे शक और डर दूर हो गए थे। उसे उगता हुआ सूरज दिखाई देने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रखर का प्लान कुछ हद तक जानवी के बिजनेस को बुलंदी पर पहुंचाने के लिए कामयाब रहने वाला था। जानवी की सोच भी यही कहती थी और अपनी सोच को पक्का करने के इरादे से जानवी अपने केबिन में चली गई थी। जानवी के केबिन में उसकी सेक्रेटरी पहले से मौजूद थी। विराज और प्रखर भी कुछ सेकंड्स बाद जानवी के पीछे पीछे उसके केबिन में जा पहुंचे। विराज और प्रखर को देखकर सेक्रेटरी का चेहरा बदल सा गया था। जानवी के केबिन में बिना इजाजत के आना मना था, लेकिन विराज और प्रखर तो मुंह उठा के अंदर घुसे आए थे। इससे पहले कि वो सेक्रेटरी कुछ बोलती, जानवी ने सेक्रेटरी के हाव भाव को भांप लिया था और तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए बोली, रश्मि तुम बाहर जाओ। इससे पहले कि सेक्रेटरी रश्मि विराज और प्रखर से कुछ कहती, जानवी ने उसके ख्यालों को बीच में ही खत्म कर दिया था। ओके का जेस्चर बनाते हुए सेक्रेटरी रश्मि तुरंत ही जानवी के केबिन से बाहर निकल गई थी। चूंकि अब हमारा इंटरनल कॉपरेशन सेट हो गया है, तो चलो आगे। इससे पहले कि जानवी अपनी बात रखती, विराज ने बीच में ही टोकते हुए कहा, ये सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स कहां से आ रहे हैं? तुम सब मेरे लोग हो। एक मेरे भाई का घर है और दूसरा मैं हूँ। इसे एक फैमिली बिजनेस की तरह लो और इसे जल्दी शुरू करो। पहले देखते हैं कि इस प्लान को शुरू करने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनने के बाद जानवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसे विराज की बात पसंद नहीं आई थी। इससे तुम्हारा क्या मतलब है कि हम तुम्हारे लोग हैं, बेशरम? दरअसल जानवी विराज से गुस्सा नहीं थी, उसकी बातों से गुस्सा थी। उसने विराज को बताया कि वो और प्रखर अब एक ही टीम में हैं और कोई भी किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है। वो इस गठबंधन से खुश है, लेकिन लड़की का एटीट्यूड इतना जल्दी कहाँ खत्म होता है। अपने पैर को जमीन पर पटकते हुए जानवी अपने केबिन से बाहर निकल गई थी। क्या भाई, तो हमेशा इतना इम्पेशेंट क्यों हो जाता है? विराज को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि जानवी का मूड क्यों खराब हुआ, लेकिन विराज ने देखा कि प्रखर अपनी कुर्सी से उठा और उसके कंधे को थपथपाते हुए जानवी के पीछे पीछे उसके केबिन से बाहर निकल गया था। शायद विराज को लग रहा था कि जानवी प्रखर को उनके प्लान में उस लेवल तक शामिल नहीं करेगी और प्रखर को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की नजरों से ही देखेगी, लेकिन जानवी की तरफ से ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो कॉपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार थी और उसके लिए प्रखर भी उसकी टीम का उतना ही अहम हिस्सा था जितना कि विराज। विराज कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। हालांकि जानवी की अदाओं ने हमें तो उसके मंसूबे दिखा दिए थे, लेकिन विराज उन मंसूबों को अभी तक समझ नहीं पाया था। यार तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो? मेरे लिए लड़ रहे हो? मैं तो ऑलरेडी तुम लोगों की साइड हूँ और मुझे पता है कि हमारा कॉपरेशन चलेगा, इसलिए ये सब छोड़ो। जब प्रखर जानवी के केबिन से बाहर निकल आया तो विराज भी उसके पीछे पीछे बाहर चला गया था। प्रखर के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज की जान में जान आ गई थी, लेकिन जानवी का चेहरा अभी भी गुस्से से सूजा हुआ था। लंच का समय हो गया था और चूंकि जानवी अपनी कंपनी की सीईओ थी, इसीलिए उनका सभी एम्प्लॉइज के साथ एक साथ कैफेटेरिया में बैठना थोड़ा अजीब था। इसीलिए विराज, जानवी और प्रखर कैफेटेरिया के प्राइवेट रूम में चले गए थे। विराज को जानवी और प्रखर के बीच चल रही बिजनेस की बातों में कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही थी। विराज की जंग तो खाने के साथ चल रही थी। पिछले कुछ सालों में जानवी ने विराज के खाने के तरीके को बड़े करीब से देखा था। इसमें कोई शक नहीं कि जानवी को विराज की परवाह नहीं थी। हालांकि प्राइवेट रूम में खाना खाने वाले सिर्फ 3 लोग थे, लेकिन जानवी ने 6 डिशेस ऑर्डर की थी और ये सब किसके लिए? विराज के लिए। जब विराज यूनिवर्सिटी में एक रुपए के लिए लड़ता था, तब जानवी ही उसकी उम्मीद का सहारा थी। उस वक्त अगर जानवी नहीं होती तो आज विराज शायद जिंदा भी नहीं होता। लेकिन पिछले कई सालों से जानवी ने हमेशा विराज और शालिनी का ध्यान रखा था। आज जब विराज के हाथों में ताकत थी तो विराज ने भी अपने कदम जानवी से पीछे नहीं खींचे थे। भले ही उन दोनों के बीच का रिश्ता जो भी था, लेकिन एक रिश्ता था जिसे कोई अलग नहीं कर सकता था। करीब आधे घंटे तक जानवी और प्रखर बिजनेस को प्लान करते रहे और आखिरकार जब बिजनेस का आइडिया फुल एंड फाइनलाइज्ड हो गया, तभी उन्होंने एक दूसरे से अपना ध्यान हटाया और खाने की तरफ नजर डाली। मानना पड़ेगा, उन दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए थे, क्योंकि विराज ने उन 5 डिशेस को सफाचट कर दिया था और जानवी और प्रखर को देखकर अपने पेट को सहलाते हुए डकार पर डकार मारे जा रहा था।
ये जानवी और प्रखर के लिए काफी हिलेरियस मोमेंट था। तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे तुम दोनों बात कर रहे थे तो मैंने डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, लेकिन खाते खाते मैं भी तो तुम लोगों की बातें सुन रहा था। तुम्हें बिजनेस के लिए लैंड चाहिए ना? रुको, मैं मेरे दूसरे चाचा से बात करता हूँ, उसका इंतजाम हो जाएगा। विराज ने बिना किसी झिझक के टूथपिक को साइड में रखा और अपना नया फोन बाहर निकालते हुए जानवी और प्रखर के सामने ही अपने दूसरे चाचा को कॉल मिला दिया था। जैसे ही विराज के चाचा ने कॉल उठाया, वैसे ही विराज ने बोलना शुरू किया। चाचा, हमें लैंड की जरूरत है। लोकेशन अगर इतना अच्छा नहीं भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंट होना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके उतना सस्ता होना चाहिए। हमारे पास इतने पैसे नहीं है। क्या क्या लैंड अवेलेबल है? क्या आप सच बोल रहे हैं? नॉनसेंस, मैं तेरा बाप हूं और तू मुझसे फेवर मांग रहा है? खुल के मांग, खुल के। तेरे लिए तो कुछ भी कर सकता हूं। अगर मैं तुझे डायरेक्शन नहीं दूंगा तो उस पोजीशन तक कैसे पहुंच पाएगा जहां मैं तुझे देखना चाहता हूं? मुझे लगता है कि अब तू एकदम सही डायरेक्शन में है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग इतना जल्दी इस लेवल पर पहुंच जाओगे। मुझे पता था कि अगर दिमाग सही दिशा में चलाया तो तुम्हें लैंड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मीरा रोड और भायंदर के बीच में एक लैंड है। ये 2 प्लॉट है जो 4 से 5 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। जैसा तुझे सही लगे वैसा कर। कल तक तुझे उस जमीन के पेपर्स मिल जाएंगे। ये बोलने के बाद शोभराज जिंदल ने कॉल कट कर दिया था और अपने फोन को साइड में रखते हुए सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए अपने सामने मौजूद लोगों से बोले, मैं तुम लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ कि सपने देखना बंद करो। मेरा बेटा भले ही उसे बिजनेस की ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन वो तुम सबसे लाख गुना ज्यादा अच्छा है। इस वक्त शोभराज जिंदल सभी के सामने अपने आप को डोमिनेट कर रहे थे। उनके सामने वो बूढ़े लोग बैठे हुए थे जो हॉस्पिटल में विराज से मिल चुके थे और विराज को कुल में शामिल करने की बात कर चुके थे। लेकिन विराज की हरकतों ने कुछ ऐसा किया कि उन बुड्ढों ने विराज को एक मुसीबत में डाल दिया था। लेकिन शोभराज जिंदल उन बुड्ढों को बता रहे थे कि उनका बेटा उस मुश्किल हालात से भी आसानी से बाहर निकल आएगा। ऐसा लग रहा था जैसे शोभराज जिंदल को भी जिंदल परिवार के बूढ़े लोग पसंद नहीं थे। वो खुद भी बूढ़े थे, लेकिन अपने आप को अभी भी 40 से कम ही समझते थे। मीरा रोड और भायंदर के बीच में 2 प्लॉट हैं और दोनों 4 से 5 हेक्टेयर के हैं। सुना तुम दोनों ने? कल तक डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे। क्या बात है, मेरे बुढ़े चाचा ने तो कमाल कर दिया। ये बोलते हुए विराज जोर जोर से हंसने लगा था। उसके चेहरे पर खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि विराज जिंदल को शोभराज जिंदल के काम करने का अंदाज पसंद नहीं था, लेकिन विराज ये एहसास नहीं कर पा रहा था कि वो धीरे धीरे शोभराज जिंदल बनता जा रहा है। उन दोनों के बीच में केवल एक ही डिफरेंस था और वो ये कि विराज जिंदल का दिल अभी भी ऑर्डिनरी लोगों के लिए काफी काइंड था और शोभराज जिंदल लोगों के लिए अपनी काइंडनेस लंबे समय पहले ही खो चुके थे। अब चूंकि लोकेशन डिसाइड हो गई तो एक भी वर्ड मत बोलना। जानवी ने विराज की ओर देखा, जिसका मुंह लगभग खुल गया था और उसके मुंह से शब्दों की वाणी निकलने ही वाली थी, लेकिन जानवी के शब्दों को सुनकर विराज ने उन शब्दों को अपने गले से नीचे उतार दिया। उसके बाद जानवी ने बोलना जारी रखा, अब हमें जल्दी से जल्दी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। ये सब जितना जल्दी होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। यही नहीं, मैं चाहती हूँ कि हम उधर शॉपिंग मॉल भी खोलें। इट्स प्रॉफिटेबल एंड मैं तुम्हारे जिंदल परिवार के उन बुड्ढों की शक्ल देखना चाहती हूँ। खाने को तो अब कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए प्रखर सलाद से ही काम चला रहा था। जैसे ही जानवी के मुंह से आखिरी के ये शब्द बाहर आए, प्रखर गाजर को चबाने की बजाय निगल चुका था। जानवी की तरफ से बिजनेस को हरी झंडी मिल गई थी। प्रखर भी इससे बहुत खुश था, लेकिन कहीं ना कहीं विराज डिप्रेस नजर आ रहा था। शायद इसलिए क्योंकि जानवी ने जिंदल खानदान के उन बुड्ढों पर अपना तंज कसा था। विराज साहब, आपके दोस्त का ड्राइविंग लाइसेंस बन गया है। मेरी बेटी बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि वो ही आपको देने आएगी। वो कब की निकल चुकी है। आप अभी मिस जानवी के ऑफिस में है ना? मेरी बेटी थोड़ा अकड़ू है, अगर किसी भी बात के लिए आपको ऑफेंड करे तो बच्ची समझकर माफ कर देना। जानवी की बातों से जब विराज बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया तो तभी हैदर का कॉल आ गया था और उसकी एम्बैरेसमेंट को उस कॉल ने सेकंड्स में दूर कर दिया था। क्या बात है हैदर साहब, आपका काम तो एकदम फटाफट हो जाता है। धनंजय काका को और आपको थैंक यू। जब विराज कॉल पर बात कर रहा था तब जानवी और प्रखर बात करते हुए कैफेटेरिया के प्राइवेट रूम से बाहर निकल गए थे। कॉल रखने के बाद विराज भी उस प्राइवेट रूम से बाहर निकल आया क्योंकि उसे लेट हो रहा था।
उसे अपनी बहन शालिनी को देखने हॉस्पिटल जाना था। हालांकि शालिनी अब खतरे से बाहर थी, लेकिन जब से उसका ऑपरेशन हुआ था तब से विराज के मन में उसकी एक अलग ही लेवल की चिंता थी। अपनी चिंता को मिटाने के लिए विराज ने तय किया कि वो हर दिन उसे हॉस्पिटल देखने जाएगा। मिस, हमारी कंपनी में मिस्टर विराज जिंदल नाम का कोई भी इंसान काम नहीं करता है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप इधर उधर घूमना बंद कीजिए। जब जानवी, प्रखर और विराज प्राइवेट रूम से निकलकर लॉबी की तरफ आए, तब जानवी ने देखा कि उसकी रिसेप्शनिस्ट एक लड़की से लगातार बहस करती जा रही है। मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ और अपना काम करो। ये कहते हुए जानवी ने अपनी रिसेप्शनिस्ट को काम पर लगा दिया था और उस बच्ची से बात करने की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली थी। क्या हैदर की बेटी जानवी के ऑफिस पहुंच गई थी? क्या हैदर की बेटी की बातें जानवी को ऑफेंड करेगी और जानवी उसे कुछ उल्टा सीधा कह देगी? उसके बाद क्या होगा? क्या हैदर के चलते विराज और जानवी के बीच दूरियां आ जाएगी? क्या विराज अपने उसूलों के साथ चलेगा या फिर ये सब कांड होने से पहले ही विराज बीच में आ जाएगा? क्या होगा आगे और क्या जानवी का बिजनेस प्लान काम करेगा या फिर रुकावटों में फंस जाएगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।